हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने करंट जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया था, और एक हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। अब एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर में थ्रू आउट जब हम आगे जाएंगे, कि जहाँ पे भी हमारा करंट आएगा, दैट इज आई हमारा क्या होता है, करंट का सिंबल। जहाँ पे भी हमारे पास करंट आएगा, करंट हमें हमें हमेशा पता है कि क्या करेगा, सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, किसी वायर में, कंडक्टर में या किसी सर्किट में वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जब भी करंट वर्ड आएगा उसके साथ हमने वर्ड लगाना है फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर या सर्किट, ये वर्ड इसके साथ यूज करना है। और जहां पे भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस किसका होता है, दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो जब दो पॉइंट्स के बीच में होगा तो दो पॉइंट्स, तो इसमें हमने साथ में लिखना है अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दो चीजें, पहले तो ये चीज याद रख लो, एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो आज हमने मेनली क्या करना है, हमने आज इनके बीच में रिलेशन करना है। रिलेशन क्या है हमारा, ओम्स लॉ। ठीक है, जो हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ओम्स लॉ का जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स तक में भी आ जाता है एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, कई, ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था। तो ओम्स लॉ जो है वो 5 नंबर तक भी आ जाता है, नहीं तो 3 नंबर में आ जाता है, कई बार 2 नंबर में आ जाता है। तो मैं आपको इसका फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर वो 5 मार्क्स का आता है तो आप वैसे भी अटेम्प्ट कर पाओ, अगर 5 मार्क्स से कम आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब दे सकते हो कि जितना आपको आंसर लिखना चाहिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि स्टेट ओम्स लॉ, ये 3 क्वेश्चन इकट्ठे बन के आते हैं। ड्रॉ इट्स ग्राफ, हाउ इट कैन बी वेरीफाइड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हाउ इट कैन बी वेरीफाइड, कि एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे लैब में वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इकट्ठे बन के आते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ की, तो आपको पता लग गया कि जहां पे भी करंट आएगा वहां पे क्या आएगा, फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां पे क्या आएगा, अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहती है, तो हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को ना चेंज करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट। बेसिकली देखो ये क्या बताता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, कि जो हमारे पास करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, या आप कह लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, तो अब इसको बस डेफिनेशन की फॉर्म में हमने लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट। अब मैंने अभी बताया था कि करंट के साथ क्या आता है, फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। तो करंट के साथ वर्ड आ गया फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। तो करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, ठीक है, ये क्या है, सिंबल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। अब जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां भी आपको पता क्या आएगा, अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड या अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट होगी जो याद करनी बहुत ही आसान है। सिंपली क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हम यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कई केसेस में, जैसे प्योर मेटल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि करंट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, कि सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट्स की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता है कि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। और हमें पता है यहाँ पे ओम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ये किन्होंने बनाए होते हैं, ये साइंटिस्ट नहीं बनाए होते हैं, और इनकी वैल्यू भी वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे आपने लास्ट ईयर किया था, आपने वहां पे किया था एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाया था कैपिटल जी।
तो वो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो कौन डिसाइड करता है, कि जो साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि v इज टू क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और उसकी जगह कांस्टेंट लग जाएगा r, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नया सिंबल, नई चीज आई हमारे पास यहाँ पे, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। अगर मैं इसको एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको r को इधर आके डिवाइड कर दूं तो v ओवर r इज इक्वल्स टू क्या आ गया i, दैट इज दिस इंप्लाइज i इज इक्वल्स टू क्या आ गया v ओवर r। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया था, हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट माना था कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, करंट के। अगर एक मिनट के लिए हम ये मान लें कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स अगर हम मानते हैं तो ये जो I है ये क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रेजिस्टेंस की। मतलब पहले क्या किया था, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाया था, तो कांस्टेंट क्या लगाया, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स मान लें और उसको हटा दें तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें निकल के आ रही हैं ओम्स लॉ से, कि एक तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, v। ठीक है, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, लेकिन जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे आपने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट उनको क्लियर करनी है। ये दो पॉइंट आपके टीचर जरूर चेक करेगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसके है ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो हमारे पास करंट है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है, उलट। डायरेक्टली का मतलब कि डायरेक्ट हो गया, कि सेम अगर हमारे पास, ठीक है, v बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर R बढ़ेगा, जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना करंट क्या होगा, कम होगा। तो जो हम अभी तक बात करते आ रहे थे कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को क्या करती है, अपोज होती है, वो हमें ओम्स लॉ से क्लियर भी हो गया। ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो पहले ये तो स्टेटमेंट कहने को देखो सिर्फ स्टेटमेंट थी, लेकिन मैंने इतना डिटेल में आपको इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन किस में आता है, 5 मार्क्स में आ जाता है। तो 5 मार्क्स में अगर आएगा तो हमने पहले स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट से ये हमारी चीज निकल के आ रही है कि v इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू IR, और यहीं से आप I की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ R। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ओवर R, और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जो 1 ओवर आ जाता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, और इसमें क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, कि अगर हमारे पास, ठीक है, करंट जो है अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना जो है करंट जो है कम होगा। अब रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम एक अलग से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, वो कई चीजें हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब ओम्स लॉ में जो सेकंड चीज आती है, पहला क्वेश्चन क्या था, स्टेट ओम्स लॉ। सेकंड आता है ड्रॉ इट्स VI ग्राफ, कि V और I के रिलेशन में हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। वो आपको मैं यहीं पे बता देता हूं। तो हमने इसमें ग्राफ में क्या करना है, हमने इसमें, ठीक है, कि ग्राफ, तो हमें पता है कि जब कोई चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो मतलब जैसे हमारे पास क्या है कि एक चीज बढ़ रही है तो उससे जो है वो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। तो हमने क्या करना होता है कि अगर ये भी चीज बढ़ रही है, ये भी चीज कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, अगर दोनों चीजें इक्वलेंट बढ़ रही हैं तो उसका ऑब्वियस है कि जो ग्राफ है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना इधर वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, VI ग्राफ में, ठीक है, उतना ही आपका क्या होगा, इधर भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे आपने इधर ये वैल्यूज ली हैं, ठीक है, इधर आपका क्या आ जाएगा, और इधर हमारे पास, ठीक है, इधर क्या आएगा आपके पास, VI ग्राफ है तो क्या आएगा इधर, करंट आएगा, इधर करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। VI ग्राफ है, ठीक है, सोच के बोलो एक बार, ये करंट होगा ऊपर, यहाँ पर नीचे वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास, अब देखो एक चीज ध्यान रखना
कि यूजली हमें पता है कि जैसे हम रियल लाइफ में हम बात करते हैं, रियल लाइफ में जो हमारा करंट होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में जो करंट होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है एज कंपैरिजन टू वोल्टेज काफी कम होता है। कि जैसे वोल्टेज हमें पता है कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 से लेकर 260 तक आती है वोल्टेज, ठीक है। लेकिन जो करंट होता है वो हमारा, अगर आप मीटर पे भी जाके देखोगे तो जैसे 0 एम्पियर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो जैसे 32 एम्पियर या 64 एम्पियर तक मैक्सिमम होता है। तो करंट की वैल्यू जो होती है एज कंपैरिजन टू वोल्टेज क्या होती है, कम होती है। तो जो आपने यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है, उसी में ग्राफ दो तरह का आता है एग्जाम में बनाने के लिए। कई बार तो वो वैल्यूज आपको खुद से दे देगा, उसका आपने वीआई ग्राफ बनाना होगा। कई बार क्या होगा कि वैल्यूज हमने खुद से लेनी है। अगर हमने अपनी तरफ से वैल्यूज लेनी है तो हमें पता है जो आई है वो कंपैरिजन टू वी क्या होता है, कम होता है। हमारे जो जितने भी अप्लायंसेज हैं, हमारे घरों में जितने भी फैन चल रही हैं, ट्यूबलाइट चल रही हैं, उनपे जितने भी हमारे घरों में स्विचेस लगे होते हैं वो सारे 6 एम्पियर के स्विचेस होते हैं, ठीक है। वो 6 एम्पियर के इंडिया में स्विचेस चलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी वो चीजें हैं, फैन हो गया आपका, ट्यूबलाइट होगी, ठीक है, आपका मोबाइल चार्जर हो गया, एलईडी टीवी हो गया, तो वो सारे 6 एम्पियर से करंट क्या लेते हैं, कम लेते हैं, ठीक है। 6 एम्पियर से उनका जो करंट होता है वो क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो हैवी अप्लायंसेज होते हैं जैसे एसी हो गया, ठीक है, आपका माइक्रोवेव हो गया, ये चीजें, गीजर हो गया, तो इनके जो करंट होता है वो 6 एम्पियर से ज्यादा होता है। लेकिन 6 एम्पियर से भी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हमारे घरों में जो स्विचेस चलते हैं वो 16 एम्पियर के चलते हैं। तो हमारे घरों में दो तरह के स्विचेस लगे होते हैं, एक 6 एम्पियर के और एक 16 एम्पियर पे। और कई कंपनीज क्या करती है 16 एम्पियर पे 16A लिखा भी होता है उन्होंने, ठीक है। अगर आप कहीं पे देखोगे तो उसमें आपको 16A लिखा भी होता है। मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा। अब जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो आपके नॉर्मल स्विचेस हैं जितने भी, तो ये सारे आपके क्या हैं, 6 एम्पियर के हैं। लेकिन ये जो एसी का स्विच लगा हुआ है ये कितना है, 16 एम्पियर का है, ठीक है। तो एसी का स्विच आप, तो फ्रेंड्स आपने देख भी लिया, ठीक है, कि 6 एम्पियर और 16 एम्पियर। तो हमारी जो करंट की वैल्यू है वो यूजुअली क्या होती है, वोल्टेज के मुकाबले काफी कम होती है। तो आपने क्या करना है कि अगर हमने यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यूज अपनी तरफ से लेनी है तो आप क्या करोगे, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा ले लो और करंट की कम ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल इधर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। और इधर क्या ले सकते हो आप वोल्टेज, जैसे 50, 100, 150, 200, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे तो जितना ये बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, उतना ही ये आपका करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्लियर हो गया? तो हमारे पास पहले दो पार्ट्स क्लियर हो गए हैं, एक स्टेट ओम्स लॉ ये सारा हो गया, फिर हमारे पास इसका वीआई ग्राफ हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी वेरीफाइड, कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं लैब के अंदर। तो लैब के अंदर आप कैसे वेरीफाई करोगे, उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा सर्किट, मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, तो उसके लिए मैं आपको सर्किट के बारे में भी थोड़ा सा पहले बता दूं कि हमारे पास सर्किट कैसा है, क्या क्या हमें सर्किट में चाहिए होता है, या अगर एग्जाम में आपको सर्किट डायग्राम बनानी आ जाए इलेक्ट्रिसिटी में तो वो कैसे ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आपको कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। जैसे आपके पास सिंपल सेल का सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये आपका सेल का सिंबल होता है। अगर हमारे पास मोर देन 1 सेल लगा हो तो वो क्या बन जाता है, आपका बैटरी बन जाती है। तो ये आपका स्विच का सिंबल होता है, ये आपका एमीटर का सिंबल होता है, ये आपका वोल्टमीटर का सिंबल होता है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक डिवाइस होती है जिसका नाम क्या होता है, रियोस्टेट, जो आप लैब्स में, स्कूल्स में देखोगे, ठीक है। अगर अभी आपको 10th क्लास में लैब्स में नहीं लेके जाते कई स्कूल्स में, तो जैसे आप +2 में जाओगे तो वहां पे आप पक्का एक रियोस्टेट नाम की डिवाइस देखोगे, जहां से हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। अगर रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो ऑब्वियस है कि क्या चेंज होगा, वहां पे करंट वगैरह आपका चेंज होगा, ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए बुक्स में ये बहुत लेंथी दिया होता है, जैसे ठीक है 1.5-2 पेजेस का दिया होता है, इतना नहीं हमें लिखने की जरूरत है, ठीक है। हमने ओम्स लॉ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, हमने ग्राफ बना दिया। इसके लिए आपने क्या करना है कि पहले तो जो जो यहाँ पे लगाया हुआ है आपने वो हमने बता देना उनको, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि एक बैटरी लगाई, कनेक्टिंग वायर लगाई, स्विच लगाया हमने, ठीक है। स्विच को जब यहाँ पे स्विच दो तरह का होता है, एक क्लोज स्विच होता है, एक ओपन स्विच होता है, ठीक है। अभी ये क्या है आपके पास, हमारे पास ओपन है कि क्लोज है ये, तो ये ओपन स्विच है। जब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज स्विच बन जाएगा और सर्किट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऐसे आपका क्या हो जाएगा, क्लोज स्विच, जैसे आपका स्विच ऑन या ऑफ करते हैं। क्योंकि अगर ये स्विच ओपन होगा तो ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए क्या होता है कि एक कनेक्टिंग पाथ चाहिए होता है लगातार। फिर आपको मैंने लास्ट में बताया था, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, अभी आज भी मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि जो एमीटर होता है वो हमारा किस में लगता है, सीरीज में। ये हमारा कंडक्टर है, मतलब यहाँ पे कोई अप्लायंस है, जो भी अप्लायंस है उसके क्रॉस कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर और वोल्टमीटर, इसको हमने क्या लगाया, पैरेलल में और सीरीज में। अब कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो चीज सर पैरेलल में दिख रही है वो चीज पैरेलल है, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। पैरेलल और सीरीज में क्या सबसे मेन फर्क क्या होता है, आपने जो देखना है क्या होता है, क्या पैरेलल में जो दिखता है वही क्या पैरेलल होता है, क्या लगता है आपको? नहीं, ठीक है। क्या होता है, जैसे हम मान लो कि जैसे ये है मेरे पास, फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे पास, ये कोई दो मैंने क्या लगाए, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2। अब ये अगर मैं बोलूं कि पैरेलल में है तो स्टूडेंट कहीं झट से बोल देते हैं कि सर ये पैरेलल में है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लगाऊं तो स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर ये क्या है, सीरीज में है, ठीक है, कि ये सीरीज में है और ये क्या है, पैरेलल में। एक्चुअल में देखने में जो पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं उसको पैरेलल नहीं बोलते, ठीक है। पैरेलल किसको बोलते हैं कि जहां पे हमारा जो करंट है उस करंट को क्या हो कि दो रास्ते मिल रहे हो, ठीक है। करंट को क्या हो कि जहां पे एक ही रास्ता मिल रहा है जाने का उसको हम बोलेंगे सीरीज, जहां पे दो रास्ते मिल रहे हैं करंट को उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ बैटरी से करंट आया तो यहाँ पे करंट को एक ही रास्ता अभी तक मिल रहा है यहाँ तक, तो एक ही रास्ता है, तो क्या है, ये सीरीज में है, ठीक है। तो ये रास्ता इसी, यही करंट आगे जा रहा है, जो कंडक्टर को करंट मिल रहा है वही एमीटर को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके करंट को कितने रास्ते मिल रहे हैं, दो। एक रास्ता कहाँ जा रहा है, सीधा, और एक रास्ता किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, कि जहां पे किसी चीज को दो या तीन पाथ मिले, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। जैसे मान लो यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हम मान लो कि यहां से करंट आ रहा है पीछे से, तो अब यहां से जो करंट आ रहा है आई, इसको यहाँ पे आगे तीन रास्ते मिल गए, कुछ करंट ऊपर चला गया, कुछ सीधा चला गया, कुछ इधर चला गया। तो यहाँ पे ये जो तीन रास्ते मिल गए, इस वजह से ये तीनों क्या कहलाएंगे, पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल में क्या फर्क होता है कि जहां पे करंट को हमारे पास क्या है कि अलग अलग पाथ्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, कि अगर हमारे पास करंट का एक ही पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टमीटर को कहाँ लगा दिया हमने, पैरेलल में, ठीक है। हमें पता है वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और यहाँ पे जाके हमने एक रियोस्टेट लगा दिया। अब बस इसमें लिखना क्या है नेक्स्ट हमने, ठीक है। तो हमने इसमें लिखना है कि स्टार्टिंग में हम रियोस्टेट की इनिशियली जो पोजीशन है वो ऐसी सेट करेंगे, इसको देखो यहाँ पे हमने लिखा है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रियोस्टेट, की मतलब इसको स्लाइड करके इसकी रियोस्टेट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो हमने इसमें लिखना है कि इनिशियली हमने क्या करना है कि रियोस्टेट को ऐसे सेट करना है सो दैट स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, ठीक है, कि जो करंट है वो क्या कर रहा हो, स्मॉल करंट फ्लो कर रहा हो सर्किट में, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जब स्मॉल करंट, ठीक है, स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, तो पहले स्मॉल करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज आई, ठीक है। अब जब आई करंट फ्लो कर रहा होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, करंट के बिना होते ही नहीं है, जहां पे करंट होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, दैट इज V, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग्स ले लेनी है, दैट इज V एंड I, V और I की हमने फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग्स नोट कर लेनी है, ठीक है। तो हमने लिखना क्या है एग्जाम में कि इनिशियली, ठीक है, एडजस्ट द वैल्यू, एडजस्ट द रियोस्टेट सो दैट स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, नोट डाउन द रीडिंग्स ऑफ V एंड I, ठीक है, एंड व्हिच इज द फर्स्ट सेट ऑफ योर रीडिंग्स, ठीक है, कि वो आपका क्या हो गया, फर्स्ट सेट हो गया रीडिंग्स का। फिर क्या करना है हमने, इंक्रीज द करंट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। करंट को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले क्या था, स्मॉल था, इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीज करंट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जब करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, उससे इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे। तो जब हम करंट को बढ़ाएंगे, अगेन हमने क्या करना है, फिर से अगेन नोट डाउन द रीडिंग्स ऑफ, फिर से रीडिंग्स ले लो किसकी, V और I, ठीक है, V और I की क्या करो, फिर से रीडिंग ले लो, ठीक है। तो एंड सो ऑन ऐसे करते आप क्या करते हो, रीडिंग्स लेते जाओ।
तो आप क्या लास्ट में आप क्या देखोगे कि इन एवरी सेट v ओवर i इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि v ओवर i की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब कि जितना आप i बढ़ा रहे थे उतना ही फिर क्या बढ़ रहा है आपका v भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे हमने ग्राफ में लिया था, ग्राफ में हमने क्या लिया था पहले 50, करंट कितना था 1, 50 ओवर 1। जब हमने क्या किया, वोल्टेज कितनी ली 100, तो करंट कितना था 2, तो ये भी कितना हो गया 50 आ गया। जब हमने ये 150 लिया था, ये कितना लिया था 3, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड r बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है कि इस कांस्टेंट को क्या नाम दे दो, r, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसीलिए उसने रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट रखा वो क्या रखा, ओम रखा। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट होता है इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ओम लिखा भी जाता है ओम, ठीक है, या इसका एक ओम का ऐसे करके क्या होता है, सिंबल होता है। क्लियर हो गया? तो ओम्स लॉ क्लियर हो गया। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो ओम्स लॉ में दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। फिर उसका ग्राफ बना देना है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करना है कि पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये सर्किट बना देना है, इस सर्किट के बारे में एक पैराग्राफ लिख देना है कि हमने क्या क्या लगाया हुआ है। उसमें आपने ध्यान ये रखना कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दी कंडक्टर। ठीक है, किसके पैरेलल रखना है, कंडक्टर के। याद रखना है कि जो हमारा मेन अप्लायंस है, ठीक है, ये अप्लायंस की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी R। ठीक है, और ये जब आपकी V ओवर I आ जाएगा हर एक सेट में, वो V ओवर I आपको किसकी वैल्यू देगा, R की वैल्यू देगा। अब ये जो R है, अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन पे रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस, कि हमारे पास रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फिर से अगेन 1 मार्क में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, जनरली आजकल 3 मार्क्स में तो नहीं आता, 1 या 2 में आता है, लेकिन आपको 3 तक पूरा इलैबोरेट करके वहां पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहली चीज क्या आती है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, कि जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हो गया कि जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कि जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि देखो जैसे हमारे पास एसीज हो गए, गीजर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, कितने के महंगे होते हैं, ये काफी महंगे होते हैं। अगर हम कोई और अप्लायंस देखें अपने घर का, चार्जर का इतना महंगा होता है नहीं, ठीक है, फैन इतना महंगा होता है नहीं होता। ठीक है, और कोई चीजें हमारी इतनी महंगी नहीं होती, हमारे एसी बहुत महंगे होते हैं, माइक्रोवेव जैसे 30-30 हज़ार के एसी आते हैं। अब 30 हज़ार के एसी में वो वायर हमें इतनी की देते हैं, बहुत छोटी सी। ठीक है, वायर हमें बहुत छोटी सी देते हैं, तो हमने कभी क्यों नहीं सोचा क्या कंपनी हमें वायर नहीं दे सकती? जो कंपनी हमसे 30 हज़ार रुपये ले रही है, क्या वो 100-200 रुपये की वायर बड़ी नहीं कर सकती कि हम जहां मर्जी वायर को ले जाएं? ठीक है, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा, अब आपको उसका रीजन मिल जाएगा आज। क्या है वो रीजन? कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जितना कंडक्टर बड़ा होगा उतनी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट क्या होगा, कम होगा। करंट कम होगा, एसी को करंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इस वजह से कंपनीज क्या करती हैं कि वायर की लेंथ, चाहे माइक्रोवेव हो चाहे एसी हो, उनकी लेंथ ऑफ वायर को क्या रखती हैं, छोटा रखती हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर को ज्यादा बड़ा नहीं रखती। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत आपको बताया था, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताया था। ठीक है, अब जैसे ये मान लो वायर है, तो वायर में हमारे पास क्या है कि एक तो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा कि लेंथ कितनी है, और दूसरे ये होता है एरिया, कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, पास करना है। ठीक है, दैट इज दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, इसको लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल ए से।
ठीक है, इसके एरिया के क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी मैं डायरेक्टली लिख दिया गलती से। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। देखो ऑब्वियस ही बात है, जितना ये एरिया बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में क्या होगा, इजी जगह मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने कहीं से बाहर निकलना है, वहां पे जो डोर है, वो दरवाजा जो है वो छोटा सा है, और एक क्या है कि बड़ा दरवाजा है। बड़े दरवाजे से निकलना आसान होगा कि छोटे दरवाजे से। मान लो एक भीड़ है, ठीक है, एक रूम के अंदर 15-20 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, उनको निकलने के लिए अगर बड़ा डोर होगा तो निकलना क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, तो जितना ये आसान रहेगा इनके लिए, इलेक्ट्रॉन जितना इजीली फ्लो करेंगे उतना करंट क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ये एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब इसी पॉइंट पे मैं दोबारा आता हूँ, उसी एग्जांपल पे, जो हमारे माइक्रोवेव थे, ठीक है, या जो हमारा एसी था, उसकी वायर क्या होती थी, छोटी होती थी। अब दूसरी बात, उसकी वायर जो होती है वो मोटी भी होती है। ठीक है, उसकी वायर जो होती है वो थिक होती है, थिन नहीं होती। ठीक है, तो वो वायर थिक क्यों होती है उसकी, दूसरा रीजन क्या है कि जितना एरिया ज्यादा होगा, जितनी वायर मोटी होगी, उतना करंट क्या कर सकता है, इजीली ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, उतनी रेजिस्टेंस वहां पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उतना वो करंट को क्या करेगा, कम रोकेगा। क्लियर होगी ये दोनों बातें। ठीक है, तो यही मेनली यही दो पॉइंट आते हैं हमारे। ठीक है, कि एक लेंथ पे डिपेंड करता है और एक एरिया पे। और आज आपको पता लग गया कि हमारे घरों में, आज आपको देखो रियल लाइफ पे कितने सारे क्वेश्चन पता लगे। एक तो ये पता लगा कि रियल हमारे घरों में जितने भी स्विच लगे होते हैं वो कौन से एम्पियर के होते हैं, 6 एम्पियर के या 16 एम्पियर के। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि जो पीछे से करंट आ रहा है वो जितने अप्लायंसेस को जैसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग लगे होते हैं। ठीक है, तो जहां पे हमारा कोई हमारा सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, या हमारा कोई एसी लगा हुआ है, या कोई माइक्रोवेव लगा हुआ है, वहां पे कौन सा स्विच लगा होगा, 16 एम्पियर का स्विच लगा होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये ना वैसे लेते 7-8 एम्पियर के आसपास है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब ये स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टअप में इनको ज्यादा करंट चाहिए होता है, उससे भी ज्यादा चाहिए होता है, 10-12 एम्पियर के अराउंड करंट चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब जैसे ये 7-8 एम्पियर या 6 एम्पियर तक भी कई लेते हैं, लेकिन फिर हम यूजली क्या करते हैं, उसको बढ़ा रखते हैं। अब देखो कंपनीज हर एम्पियर का स्विच तो बना नहीं सकती, तो इंडिया में क्या चलता है, स्टैंडर्डाइज काम चलता है। ठीक है, कि क्या किया कि एक हमारे पास क्या कर दिया, 6 एम्पियर के स्विच बना दिए जिसमें हमारी जनरल चीजें आ गई, और एक 16 एम्पियर के बना दिए जिसमें हमारे हैवी अप्लायंसेस आ गए सारे। ठीक है, तो ऐसे ही एक तो आपको स्विचेस का आज नया पता लगा हमारी रियल लाइफ में। दूसरा आपको ये पता लगा कि जो वायर होती है, बड़े अप्लायंसेस की वायर जो होती है वो मोटी क्यों होती है। ठीक है, चार्जर की वायर आपकी पतली क्यों होती है, वो भी पता लग गया। इसका उल्ट हो गया, क्योंकि चार्जर को क्या चाहिए, स्मॉल करंट चाहिए। तो अगर स्मॉल करंट चाहिए तो वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो वहां पे पतली तार भी चल जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। ठीक है, लेंथ ओवर एरिया। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे तो क्या लगता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो क्या लगेगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो क्या लगेगा, रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, ये रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अपनी होती है। मतलब वहां पे लेंथ और एरिया हमारे हाथ में है कि हम वायर मोटी लगाते हैं, थिक लगाते हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ को बड़ा रखते हैं या छोटा रखते हैं। ठीक है, जो लेंथ है वायर की वो कितनी हम रख रहे हैं, 1 मीटर रख रहे हैं, 2 मीटर रख रहे हैं। ठीक है, या अब ये दो चीजें तो हमारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये बाय नेचर होती है। तो ये बाय नेचर जो होती है रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होती है, सिल्वर की होती है, इसीलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद किसकी बारी आती है, कॉपर की। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो हमारे क्या आते हैं, बेस्ट कंडक्टर्स में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफी कम होती है। तो हमारी 3 चीजों पे डिपेंड हो गया। अब ये रेजिस्टिविटी वाला अगर आपने पॉइंट को बना के लिखना है तो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड अगर आपने रेजिस्टिविटी को लिखना है तो इसको बुक्स में क्या लिखा होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की नेचर कैसी है। तो वही बात होगी कि नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या हो गया कि आपका सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्या चीज वहां पे लगी हुई है। क्लियर हो गया। एक चौथा पॉइंट और बुक्स में दिया होता है, ये भी मैंने अभी आज ही डिस्कस किया था कि प्योर मेटल्स के केस में, कि अगर प्योर मेटल्स के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भी क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। लेकिन वो सिर्फ किस केस में होता है, एक्सेप्शन है सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्योर मेटल्स के केस में। ठीक है, तो प्योर मेटल्स के केस में क्या होगा
कि इन केस ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास लिखने के लिए 4 पॉइंट आ गए, क्या क्या, कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल, एंड इन केस ऑफ प्योर मेटल्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें जो है ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स ऑन विच इट इज डिपेंड। अब इसके बेस पे हमारे पास एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कैसे, जैसे वो कहते हैं कि मान लो कि हमारे पास जो वायर है कोई, ठीक है, वायर को हमने फोल्ड कर दिया, तो बताओ कि उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वायर को हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। देखो अगर आपने वायर को फोल्ड कर दिया तो ऑब्वियस है कि अगर आपने वहां पे वायर को फोल्ड किया तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी, हाफ, ठीक है, और एरिया कितना हो गया, डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल। अगर वो कहते हैं कि हमने वायर को फोल्ड करके हम उसको दोबारा यूज कर रहे हैं, एक ही वायर बना दी उसको फोल्ड करके, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो वैसे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या थी, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया, ठीक है, ये था हमारे पास। अब हमारे पास इसको नंबर 1 दे दो। अब वो कह रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस आपने बतानी है कि न्यू रेजिस्टेंस जो है वो पुराने के कितने टाइम्स होगी, ठीक है, कि ज्यादा होगी या कम होगी। अगर हम क्या कर देते हैं कि वायर को फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं मतलब हमारे पास की जो लेंथ है, जो न्यू लेंथ है वो कितनी रहेगी, पुरानी वाली का हाफ रहेगी, और जो न्यू एरिया वो पुराने वाले का क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। या वो कई बार बोल ही देते हैं कि अगर हमने लेंथ ऑफ वायर को इतना कर दिया, एरिया को इतना बढ़ा दिया, तो बताओ कितना होगा। तो जो वो कम या ज्यादा करेंगे वो हमने फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, तो R डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी वही रहेगी मटेरियल की, ठीक है, जो L डैश इनटू क्या हो जाएगा, ओवर A डैश। इसकी वैल्यू पुट करोगे रेजिस्टिविटी, L डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, L/2, ठीक है, ओवर यहाँ पे A डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, 2A, ठीक है। तो ये ऊपर जाके 2 का 1/2 बन जाएगा, तो ये टोटल क्या आ गया, 1/4 रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। अब ये चीज हमारी क्या थी, ये पुरानी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आई, इसको R न्यू लिख देता हूं, तो R न्यू हमारे पास कितनी होगी, 1/4 होगी, ठीक है, दैट इज ओल्ड के, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाली क्योंकि जो चीज है ये हमारे पास किसके बराबर थी, R के बराबर थी ये वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम क्या कर देते हैं कि लेंथ हाफ कर देते हैं या किसी वायर को फोल्ड कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी कम हो जाती है, 1/4 टाइम्स रह जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली वो मोटी वायर बन जाएगी, थिक वायर बन जाएगी, आपको पता थिक वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है वो वायर क्या होगी, ठीक है, थिक होगी। अगर इसी को अगर हम फोल्ड कर देंगे यहाँ से, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो अब ये क्या हो गया, ऐसी वायर बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ जो है वो क्या रहेगी हमारे पास, दैट इज L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया हमारे पास, डबल हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हमने ऐसे बीच में से क्या कर दिया, क्रॉस करके इसको हमने डबल कर दिया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि रेजिस्टेंस के बारे में हो गया कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हमने आगे पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सीरीज और पैरेलल, कि सीरीज और पैरेलल में क्या फर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम कर रहे हैं सीरीज, कि अगर हम 2-3 अप्लायंसेस को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ती है कि कम होती है। और अगर हम 2-3 अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इनको मान लो कि मेरे पास ये, मैं थोड़ा सा लिखने में, आप बुक से जहां से भी आप स्टडी कर रहे हो वहां से बैठ लिख सकते हो, मैं सिर्फ आपको इसके मेन पॉइंट बताता हूँ कि क्या होता है। अब मान लो कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक तरफ मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ, एक तरफ हमारे पास सीरीज है और एक तरफ क्या है, पैरेलल। तो सीरीज में मान लो कि हमने 2-3 अप्लायंसेस लिए जिनके रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3, ठीक है। ये जनरली डेरिवेशन आती है एग्जाम में, ठीक है, कि नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, कि अगर आप 3 रेजिस्टर्स को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो इन सीरीज, ठीक है। इससे आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी, ठीक है। और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो किसी सर्किट को तो वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी, ये हमने देखना है। सबसे पहले तो एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जैसे मैं सर्किट बनाता हूं, तो ये जैसे मान लो कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस आ गई,
ठीक है, मैं पूरा सर्किट नहीं बनाऊंगा डिटेल में, तो बस यहाँ पे हमने सिर्फ मैं दो ही चीजें बता रहा हूँ आपको, बैटरी, और आप पूरा सर्किट बुक से देख सकते हो। तो इसमें मैंने क्या लिया, एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और हमारे पास 3 रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2, R3, और हमने देखना कि ये पूरे सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो इन दोनों सर्किट्स में, एक मैं लेता हूँ आपका पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल में भी मान लो जैसे R1, R2, R3, ठीक है, ये 3 हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने किसके बारे में बताना है, इसमें हमने बताना है, ये 3 तो हमारे लग गए किसमें, सीरीज में, और हमने यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज पता करनी है, इसको मैं RS से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस किसमें लग गए, पैरेलल में, और हमने क्या पता करना है, RP पता करना है, दैट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पे भी मैं सर्किट काफी बड़ा नहीं बनाऊंगा, जस्ट हम क्या करेंगे कि 3 रेजिस्टेंसेस हम क्या करेंगे, पैरेलल में ले लेंगे। तो ये हमारे पास, ठीक है, और इनके साथ भी सिर्फ क्या कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ओनली, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहां से हमने क्या किया, करंट पास करवा दिया I, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो करंट जा रहा है वही करंट इसको मिल रहा है, वही करंट इसको मिल रहा है, मतलब करंट का जो रास्ता है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि I क्या है आपका सेम है, कि करंट क्या है, सेम है, ठीक है, करंट क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे जाके इसमें जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट ऊपर चला गया, दैट इज इसको I1 मान लो, इधर कुछ करंट चला गया, और कुछ करंट कहाँ चला गया, इधर चला गया, दैट इज I3। तो यहाँ पे जो आपका करंट है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो पहला आपका तो फर्क यही आ गया कि इसमें हमारे पास क्या है कि करंट, और हमारे पास ये क्या है कि करंट इसमें सीरीज में सेम रहता है, और इसमें करंट क्या होता है, डिफरेंस होता है। दूसरी बात क्या होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो ये R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होता है, उसके एंड पॉइंट्स के अक्रॉस। इसके R1 के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पे ये वाले दो, दैट इज A और B। इसके R2 के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, B और C, और इसके क्या होंगे, C और D, और पूरे सर्किट के क्या होंगे, A और D। तो इनके एंड पॉइंट्स क्या है, अलग अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कोई दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। करंट सेम था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है, कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं इसको B मान लूं, इसको A मान लूं, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, R2 और R3। तो इसके ये जो एंड पॉइंट क्या आ रहा है, A और B, इसका A और B, इसका A और B, तीनों का एंड पॉइंट क्या है, A और B, और पूरे सर्किट का भी एंड पॉइंट क्या है, A और B, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास B क्या होता है, सेम, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, करंट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो पूरे सर्किट का क्या है, B। अब ये जो पूरा B है, पोटेंशियल डिफरेंस B, इसके क्रॉस मान लो इसका V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। तो हमारे पास ये जो पूरा है पोटेंशियल डिफरेंस B जो है पूरे सर्किट का सीरीज में जो लगा हुआ है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। वो 3 पार्ट्स में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है हमारे पास, ठीक है। मैं इसलिए आपको पैरेलल ही करा रहा हूँ, दोनों चीजें साथ साथ, कि आपको दोनों में साथ साथ फर्क मिलता जाए, ठीक है। अब यहाँ पे B का फॉर्मूला क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, IR, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे I तो सभी के लिए क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू IRS, ये पूरे सर्किट का हो गया। यहाँ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ पे IRS, इसमें से I क्या आ गया, कॉमन, अंदर क्या रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो पूरी सीरीज में, पूरे सीरीज सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होती है
ठीक है, वो किसके बराबर होती है कि जितने भी सीरीज में वहां पे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, मार्केट में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई अप्लायंस बनता है, अब हमारे घरों में देखो जो एलईडी है, ठीक है, उसको कोई अलग करंट चाहिए होगा, एसी को अलग करंट चाहिए होगा, लेकिन पीछे से जो करंट आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो उनके क्या होता है कि वहां पे जो अब हमारे अप्लायंसेज ये बनते हैं उनमें क्या लगे होते हैं, रेजिस्टर्स लगे होते हैं जो करंट को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, रेजिस्टर्स लगे होते हैं उसके लिए। ठीक है, रेजिस्टेंसेस अपनी लगी होती हैं फिक्स, जो करंट को क्या करती हैं, रोकती हैं और आगे कम जाने देती हैं। तो वहां पे जो रेजिस्टर्स है, तो ये जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो जहां पे रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में लगे होंगे वहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी कि उन सभी रेजिस्टर्स का क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये चलो मैं एग्जांपल बाद में बताता हूँ, पहले हम ये वाला करते हैं पैरेलल वाला। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, V1 V2 और V3 में। यहाँ पे हमारा जो करंट जा रहा था I, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 एंड प्लस I3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पता है हमें कि बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V ओवर R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V ओवर RP। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है आपका V, तो ये क्या हो जाएगा, V ओवर R1, ये क्या हो जाएगा, V ओवर R2 प्लस V ओवर ये क्या हो जाएगा, R3, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है, तीनों का AB के अक्रॉस है, सेम है। अब यहाँ पे V क्या आ जाएगा इधर में से कॉमन, तो RP इज इक्वल्स टू हमारे पास V कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो यहाँ V से V क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया कि 1 ओवर RP इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेलल में फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास, तो ये आपको क्लियर हो गया टॉपिक कि हमारे पास जो सीरीज होती है उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। अब खुद सोच के देखो, इसका मतलब कि सीरीज में अगर हम अप्लायंसेस लगाते हैं तो वहां पे करंट ज्यादा होगा कि कम होगा, करंट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, वहां पे करंट क्या होगा, कम होगा। क्यों, रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस सभी का क्या है, सम है। ठीक है, तो वहां पे करंट क्या होगा, ओवरऑल कम होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि रेजिस्टेंसेस क्या है, इसका रेसिप्रोकल्स का सम है। तो रेसिप्रोकल्स का सम जो होता है वो जितनी वैल्यू होती है उससे, अभी मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊंगा ये, तो वो वहां पे वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। मतलब जहां पे हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो, हम चीजों को कहाँ लगा देते हैं, सीरीज में। अगर हमने कम करना हो रेजिस्टेंस को, वहां पे हम क्या लगा देते हैं, पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस अगर हमारी कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारे घरों में क्या होता है कि वहां पे हमें क्या चाहिए होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए होता है, वोल्टेज सेम चाहिए होती है। तो हमारे घरों में जो सर्किट लगते हैं वो क्या लगते हैं, पैरेलल लगते हैं। ठीक है, वैसे पैरेलल और सीरीज दोनों के कॉम्बिनेशन में लगते हैं, लेकिन ज्यादा किस में लगता है, पैरेलल में लगते हैं। पैरेलल में लगने के एडवांटेज भी हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास, अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे आ गया सीरीज में। ठीक है, इधर भी मैं आपको पैरेलल जो है हमारे पास, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो जो कंपनीज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी सिर्फ दो ही तरह के स्विच बनाएगी, या तो 6 एम्पियर या 16 एम्पियर, वो हर एम्पियर का स्विच नहीं बनाएगी अप्लायंसेस के लिए। इसी तरीके से मार्केट में जो रजिस्टर्स बनती हैं, जो कंपनीज रजिस्टर्स बनाती हैं, वो भी क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर ओम का रजिस्टर बनाती हैं। ठीक है, तो वो जो रजिस्टर्स होते हैं, जैसे उन्होंने क्या बनाया, मान लो 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ठीक है, 10 ओम, तो ऐसे रजिस्टर्स बनते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से फिर आगे जो है वो हर तरह का रजिस्टर जो है बन जाता है। ठीक है, कैसे, अब मान लो कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3। तो पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल क्या फर्क पड़ता है। तो ये 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस, इन तीनों को अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 5, तो कितना बन गया ये, 8 ओम। तो अगर हमने तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या पैरेलल में लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो पैरेलल में अगर हम यही तीन रेजिस्टेंस लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 3 ओम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 5 लिया था, 3 या 5 लेना था, 1 2 और 5, तो यहाँ पे 1 2 5 से 8 आया और यहाँ पे भी हम 1 2 और 5, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और 2 का 10, 1 10 जा 10, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, तो ऊपर आ गया 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17, तो 17 ओवर क्या आ गया 10। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं न्यूमेरिकल्स में, क्या गलती करते हैं कि वो आरपी की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल में वो 17 ओवर 10 ही ले लेते हैं, जबकि ये क्या होगा गलत होगा। क्या लेनी चाहिए हमें, हाँ, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 ओवर 17। तो अब इसको अगर आप करोगे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो ये क्या बन गया 100 बन गया। 17 6 का कितना होता है 102, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 6 के 0.6 के बराबर आएगा, ठीक है, 0.59 या 58 के आसपास आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.6 के आसपास आएगा। तो देखो लगाए तो आपने तीन रेजिस्टर्स कौन से, 1 ओम के, 2 ओम के और 5 ओम के, लेकिन ओवरऑल रेजिस्टर्स को अगर पैरेलल में लगाया तो कितनी वैल्यू आई 0.58 या 0.6 के आसपास आई वैल्यू। तो अगर हमने क्या करना हो कि कंपनीज में क्या करते हैं कि अगर मान लो कि रेजिस्टर ज्यादा, हमें करंट वहां पे ज्यादा चाहिए, अगर करंट ज्यादा चाहिए तो क्या कर देते हैं रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं पैरेलल में लगा के। इन दोनों के हम कॉम्बिनेशन से भी लगा सकते हैं कि किसी दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया और उन दोनों को मिला के फिर तीसरे के साथ सीरीज में लगा दिया, या किसी दो को सीरीज में लगा दिया उसको जोड़ के तीसरे के साथ पैरेलल में लगा दिया, तो वो हमारी मर्जी होती है। ठीक है, एग्जाम में ये आपका 1 वाला आर्टिकल भी आ सकता है, 2 वाला भी 2 वाला 3 वाला या 4 वाला आर्टिकल आ सकता है। ज्यादातर 3 वाला आता है इसलिए मैंने 3 वाला करवाया आपको। ठीक है, अगर 4 आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस V4 हो जाता। क्लियर है। अब हमारे पास जो घरों में हमारे पास जो कनेक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं सीरीज और पैरेलल। तो हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं वो लगाए जाते हैं पैरेलल। क्यों लगाए जाते हैं, कौन क्या क्या उसके एडवांटेज है, सोचो क्या क्या एडवांटेज होंगे। पहला तो ये कि सभी को क्या मिलेगी सेम वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, वोल्टेज किसी को कम नहीं मिलेगी, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगी, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा करंट मतलब जितना हर एक को अलग अलग करंट जा रहा है। देखो हमारे पास क्या है, जैसे प्लग हमारे पास क्या होता है एक जगह पे सारे स्विचेस लगे होते हैं, तो वो स्विचेस का क्या है, एक स्विच की वायर कहाँ पे जा रही है, फैन को जा रही है, एक स्विच की वायर किसको जा रही है, ट्यूबलाइट को जा रही है, एक स्विच की वायर जो है वो एलईडी को जा रही है। तो इसका मतलब ये अलग अलग क्या जा रही है वायर्स, तो करंट को क्या मिल रहा है अलग अलग रास्ता मिल रहा है, तो अलग अलग रास्ते को हम क्या बोलते हैं पैरेलल। तो इसमें क्या क्या फायदे रहते हैं, एक तो वोल्टेज सभी को इक्वल मिलती है, वोल्टेज कम या ज्यादा नहीं मिलती। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए आपका, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर सीरीज में क्या होता है कि जैसे सीरीज अब कहाँ पे होती है, जैसे मान लो आपके मैरिज फंक्शन होते हैं, तो मैरिज फंक्शन में आपकी जो ठीक है एलईडी बल्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे 100 बल्ब लगे होते हैं, 100 बल्ब इकट्ठे लगे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है हमारी काफी कम होती है। ठीक है, इसीलिए अगर आप उस वायर को टच भी कर ले, अगर कोई बच्चा भी टच कर ले तो उसमें डर नहीं होता। लेकिन जो पैरेलल सर्किट होते हैं वहां पे करंट क्या होता है ज्यादा होता है, इसीलिए जो घरों में पैरेलल सर्किट होता है उसकी वायर्स कहाँ होती है दीवारों के अंदर रखी जाती है, उनको बाहर नहीं रखा जाता। लेकिन जो मैरिजेस होती हैं वहां पे जो एलईडीज होती हैं वो आपकी ठीक है, जो वो आपके 100 बल्ब होते हैं, ठीक है, जो लड़ियां होती हैं मैरिजेस पे, तो उनमें किसी में 100 बल्ब होते हैं, किसी में 150 बल्ब होते हैं, किसी में 200 बल्ब होते हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो जैसे मर्जी बाहर लगा सकते हो, उसको अगर बच्चा भी टच कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, वो सारे के सारे 100 बल्ब किस में होते हैं सीरीज में होते हैं, तो वहां पे अगर 100 बार रेजिस्टेंस प्लस हो रही है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और करंट क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आपको कोई सीरीज का फायदा पूछे तो सीरीज का बस यही फायदा होता है कि वो सेफेस्ट करंट होता है वहां पे। ठीक है, कि करंट जो होता है वो एक्सेस में नहीं होता। अदरवाइज पैरेलल के फायदे क्या है ज्यादा है। ठीक है, पैरेलल का अभी हमने क्या क्या फायदे बोले कि एक तो हर एक को वोल्टेज पूरी मिलती है, दूसरा क्या होता है कि अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हर एक की वायर क्या जा रही है अलग अलग जा रही है। तीसरा अगर हमने क्या करना है
कि जो सीरीज वाले हैं उनका फिर एक ही स्विच होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह से करंट आ रहा है तो एक ही स्विच होगा। पैरेलल में क्या होगा कि हर एक चीज़ के अलग अलग स्विच होंगे। अगर हमें फैन की जरूरत है, लाइट की जरूरत नहीं है, तो हम लाइट को ऑफ रख देंगे और फैन को चला देंगे, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं, ठीक है, जो पैरेलल के एडवांटेजेस ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सीरीज, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपको डाल के देता जाऊँ, ठीक है, जिससे आपका और फायदा होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या रह गया, एक हमारे पास न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने रह गए हैं और एक लेक्चर इसका और बनेगा, ठीक है। वो लेक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। थैंक यू।